नमस्कार दोस्तों। आज हम हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक अजातशत्रु के बारे में इस क्लास में अध्ययन करेंगे। अजातशत्रु के बाद उदयन के बारे में भी हम थोड़ा देखेंगे और बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, यही तीन जो थे वो मुख्य शासक थे हर्यक वंश के। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिंबिसार के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा है और इस क्लास में हम हर्यक वंश के जो दो और मुख्य शासक हैं, अजातशत्रु और उदयन, उनके बारे में हम इस क्लास में देखेंगे। इसके बाद हम नाग वंश के जो शासक है, शिशुनाग वंश के जो शासक हैं, उनमें से जो दो मुख्य शासक हैं शिशुनाग और कालाशोक, उनके बारे में भी इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे। उनके बारे में हम सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि करीब करीब जो मुख्य क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं सारे बिंदुओं को हमने यहाँ पे आपके सामने रखा है, जिसको हम विस्तृत रूप में उसको जो है उसकी व्याख्या करेंगे या उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, आज का ये जो सेशन उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अजातशत्रु जो कि 492 से 462 ईसा पूर्व है, और ये जो डेट है वो लगभग में है कि एक बुक में आपको 2-4-5 साल आगे तो पीछे, तो अलग अलग जो इतिहासकार हैं तो उनके अकॉर्डिंग आगे पीछे आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये लगभग में है, कंफर्म नहीं है कि हाँ एकदम निश्चित यही है। हर बुक में हर जगह यही डेट नहीं मिलेगा, अलग अलग जगह पे आपको कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा, इसीलिए इसमें लगभग लगा दिया है। अब ये जो अजातशत्रु हैं उनको हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से बिंबिसार ने मगध का जो गौरव था, मान सम्मान था, जिसका प्रतिष्ठा धूमिल हो रहा था, और अंग के शासकों ने उस पर आक्रमण भी किया था, और उसका बदला लेते हुए बिंबिसार ने न सिर्फ मगध को आजाद करवाया बल्कि बाद में अंग को जीतकर भी अपने साम्राज्य में मिला लिया, और उस अंग का जो राज्यपाल है, वायसराय है, उसको नियुक्त किया अपने पुत्र कुनिक को, और वही कुनिक बाद में चलकर अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है। अब ये जो अजातशत्रु है ये बड़ा फेमस कैरेक्टर है इतिहास का, और इस समय के जो बहुत सारे साक्ष्य हैं, हमने जैसा कि आपको बताया था कि ये जो हर्यक वंश है, इसके या पहले हम लोग देख रहे थे बृहत वंश है, तो इनके बारे में जो जानकारी है वो हमें कुछ जो साहित्यिक स्रोत हैं उससे ही मिलते हैं। पुरातात्विक स्रोतों का अभाव देखने को मिलता है। इसके साथ साथ पुराणों में जो उस समय के समकालीन धर्म थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो उन सारे ग्रंथों में जो हमको जानकारी मिलता है उसके आधार पे हम इस काल को समझने का प्रयास करते हैं। तो अब यहां देखते हैं कि ये कुनिक, इसका बचपन का नाम था अजातशत्रु का, और जब अंग को जीता बिंबिसार ने, तो अंग की राजधानी जो चंपा थी, ठीक है ना, तो उसका अंग का जो वायसराय है ये कुनिक को उसने बनाया शुरुआत में, और ये वही अंग है और ये वही कुनिक है जिसके राज दरबार में हमने आपको बताया था कि सिंधु सौवीर के शासक उदयन, जिनका शादी चेटक की पुत्री प्रभावती से हुई थी, बाद में उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था और अपना राज्यपाट छोड़ दिया था, और वो इसी कुनिक के दरबार में संरक्षण प्राप्त उनको हुआ था, यहाँ उनको संरक्षण मिला था। तो अब ये जो कुनिक है, कुनिक के विषय में जो बौद्ध ग्रंथ हैं और जैन ग्रंथ हैं वो अलग अलग मत रखते हैं। जो जैन ग्रंथ हैं वो बताते हैं कि ये जो कुनिक था, अजातशत्रु जो था, वो चेलना का पुत्र था। ये वही चेलना थी जो
चेटक की पुत्री थी। और जैन ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि ये चेलना जो थी वही जब अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को कैद कर लिया था, तो ये जो चेलना या इनका एक नाम बासुदी भी मिलता है कहीं कहीं बुक में, कि यही जो थी वो जाकर अपने पति का देखभाल करती थी। और जब इन्होंने बाद में अजात शत्रु को बताया कि नहीं, आपके पिता ने आपको ही उत्तराधिकारी नियुक्त किया है, और जब बाद में अजात शत्रु को ये पता चलता है तो वो लोहा का जो गदा है वो लेकर अपने पिता के बेड़ी तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके पिता को लगता है कि उसका पुत्र उसको मारने आ रहा है, इसलिए वो आत्महत्या कर लेता है। तो जो जैन ग्रंथ हैं, खास करके जो भगवती सूक्त, वहां पे इस चीज का जिक्र मिलता है, इस चीज का वर्णन मिलता है। तो दूसरी तरफ जो बौद्ध ग्रंथ हैं, इसमें अंगुत्तर निकाय का नाम आता है, उसमें इसे कौशल देवी का पुत्र बताया गया है। ये जो कौशल देवी हैं वो राजा प्रसूनजित के बहन हैं, और जिनके शादी में काशी जो है वो अजात शत्रु को दान में मिला था, मतलब दहेज में मिला था, जिससे 1 लाख रुपया इनकम होता था, हमने आपको बताया था। और बौद्ध ग्रंथ ऐसा वर्णन करते हैं कि जब कौशल देवी, जब अजात शत्रु ने अपने पिता का वध कर दिया, तो ये जो कौशल देवी थी वो बीमार हो गई अपने पति के शोक में, और बहुत ज्यादा दिन नहीं बल्कि कुछ दिन के बाद ये भी गुजर गई। अब ये जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो सीधे सीधे अजात शत्रु को अपने पिता का हत्यारा घोषित करते हैं, और इससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि शायद शुरुआत में अजात शत्रु जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में उसका झुकाव बौद्ध धर्म के प्रति हुआ। और बौद्ध ग्रंथ में भी इस बात का जिक्र है कि जिस प्रकार अशोक ने अपने 99 भाइयों का कत्ल कर दिया, कलिंग के युद्ध में इतना मारकाट मचाया, उसके बाद जाकर उसको ज्ञान हुआ और वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। इसी प्रकार से ये जो अजात शत्रु है वो भी बाद में जब इसको वास्तविकता पता चला तो इसको आत्मग्लानि हुआ और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब ये जो बौद्ध और जैन मत हैं वो अलग अलग विचार रखते हैं इस अजात शत्रु के बारे में। अब यहां थोड़ा एक चीज और हम ध्यान देंगे कि यहां स्टार्टिंग में जब बिंबिसार ने अंग प्रदेश को जीता तो वहां का जो गवर्नर है वो अपने पुत्र कुलिक को बनाया, मतलब अजात शत्रु को बनाया, जो कि उसका उत्तराधिकारी था। एक प्रकार से कह सकते हैं कि राजा के बाद जो राजकुमार होता था उन्हें ही इस प्रकार के जो पोस्ट थे या इस प्रकार की जो जिम्मेवारियां थी वो दी जाती थी। और इसके बारे में हमने ये भी देखा था कि शायद इसके पीछे रीजन ये था कि अंग जो था वो व्यापारिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था, इसलिए बिंबिसार ने अजात शत्रु को वहां का गवर्नर बनाया ताकि वो वहां से बहुत कुछ सीखे। लेकिन बाद में अजात शत्रु के काल का जब बात होता है तो जैन ग्रंथ बताते हैं कि अंग का जो गवर्नर था वो बेहल था। ये बेहल कौन था? तो ये बेहल रानी चेलना का पुत्र था।
तो इससे ये अनुमान लगता है कि बाद में शायद बिंबिसार को जब पता चला कि अजातशत्रु उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि बौद्ध ग्रंथ भी बताते हैं कि देवदत्त नामक जो एक बौद्ध था, जो कि भगवान बुद्ध का चचेरा भाई था, उसके प्रभाव में आकर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। लेकिन इससे पहले जब बिंबिसार को ऐसा भनक लगा तो उसने क्या किया कि उसने अजातशत्रु को सबक सिखाने के लिए बेहल को अंग का गवर्नर नियुक्त कर दिया। इसके बारे में हम इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे जब आप समुद्रगुप्त का जो वीडियो है वहां आप जाकर देखिए। वहां भी हमने ये देखा था कि चंद्रगुप्त जो अपना बड़ा पुत्र था उसको राजगद्दी देना चाहता था, लेकिन समुद्रगुप्त जो था वो ज्यादा काबिल था। इससे जो उसका बड़ा भाई था उसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिससे चंद्रगुप्त को लगा कि भाई ये तो जब जीते जी हमारा ये विद्रोह कर रहा है तो फिर ये तो हमारा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। इसलिए उसने मतलब चंद्रगुप्त ने भरी सभा में लोगों के सामने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं वो बाद में भी देखे जाते हैं। किस प्रकार से भी होता था कि राजा जब नाराज हो जाता था अपने पुत्र से, या उसको लगता था कि ये हमारा नहीं इज्जत कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो वो अपने उत्तराधिकारी के बदले किसी दूसरे को भी राजा बना सकता था। ऐसा शायद उस समय प्रचलन में था और यही कारण है कि अजातशत्रु ने नरुष्ट होकर अपने पिता की हत्या कर दी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बौद्ध ग्रंथ हैं और जैन ग्रंथ हैं वो अलग अलग विचार रखते हैं, और इस पर जो अभी पूरे तरीके से सही निष्कर्ष पर पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जैन ग्रंथ जो बताते हैं कि नहीं, बिंबिसार जो है वो तोड़ने जा रहा था, तो आखिर क्या बात था कि उसका पिता जो है उसको इस प्रकार का शंका हुआ कि उसका बेटा उसको मार नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि बाप और बेटा में अच्छा संबंध नहीं था, अच्छा व्यवहार अजातशत्रु अपने पिता के प्रति नहीं करता था। खैर, जो भी है। अब एक हेमचंद राय चौधरी हैं, उनका कहना है कि अजातशत्रु की तुलना वो प्रसा के शासक फ्रेडरिक द्वितीय से करते हैं। ये सेशन जो है वो थोड़ा देखिए, जब अच्छे से वो समझाने का प्रयास करते हैं ना, मतलब उसको जब डिटेल में जाके अच्छे से आप पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको आराम से देखना है, तब मजा आए। जल्दी जल्दी तो खत्म करने का 10-15 मिनट में भी हो जाता है, लेकिन वो मजा नहीं आता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर आपको अच्छे से समझना है तो थोड़ा धैर्य बना के रखें। अब हेमचंद राय चौधरी जो है वो कहते हैं कि वो फ्रेडरिक द्वितीय से करते हैं अजातशत्रु की तुलना। ये फ्रेडरिक द्वितीय जो है वो 1740 से 86 ईस्वी तक प्रसा का शासक रहा। अब ये प्रसा कहाँ है तो आपको पता होगा कि जर्मनी का जो एकीकरण है उसमें प्रसा का मेन भूमिका है। बिस्मार्क का नाम आप जानते हैं, वो प्रसा का चांसलर था। प्रसा और ऑस्ट्रिया को मिलाकर जर्मन राष्ट्र का निर्माण किया गया था। प्रसा ने ऑस्ट्रिया को, रसिया को और फ्रांस को हराकर अपने एकीकरण, मतलब प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण को बढ़ाने का काम किया था, जिसका जो मेन नायक था वो बिस्मार्क था। और उस समय फ्रेडरिक विलियम द्वितीय जो थे वो प्रसा के चांसलर थे। तो उनसे पहले जो नहीं, फ्रेडरिक द्वितीय नहीं थे वो, ठीक है, कैसर विलियम द्वितीय थे शायद, ठीक है। अभी यहां एक फ्रेडरिक द्वितीय है, कहता है कि जो फ्रेडरिक द्वितीय थे उनके बारे में ये बताते हैं कि जिस प्रकार से फ्रेडरिक द्वितीय ने अपने पिता की
साम्राज्यवादी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया, उसी प्रकार से अजातशत्रु ने भी अपने पिता बिंबिसार के साम्राज्यवादी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया। और इसमें कॉमननेस ये एक है कि जिस प्रकार से अजातशत्रु को अपने पिता से नहीं बनता था, ये फ्रेडरिक द्वितीय को भी अपने पिता से नहीं बनता था। ये जो फ्रेडरिक द्वितीय थे, उन्होंने सप्तवर्षीय युद्ध जो कि 1756 से 63 तक यूरोप में चला था, और इसका प्रभाव जब आप भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं, जिस समय खास करके जब यूरोपीय कंपनी भारत में आ रहे थे और फ्रांस और जो इंग्लैंड है उसका जो संघर्ष था, उसका प्रभाव यहां भी उन कंपनियों पे देखा जा सकता है। कर्नाटक युद्ध जो है उस पर इसका असर देखा जा सकता है। खैर, अभी हम वहां उतना दूर नहीं चलेंगे, बस आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो सप्तवर्षीय युद्ध था उसमें जो प्रसा था वो इंग्लैंड के तरफ था, और फ्रांस और रसिया एक तरफ था, एक और कंट्री था। और इस युद्ध में मतलब 7 वर्षों तक ये लंबा युद्ध चला, जिसमें अंत में इंग्लैंड जो है वो विजयी हुआ। इंग्लैंड को बहुत सारे उपनिवेश मिले, और जब उसके साथ ये प्रसा था तो जरूरी है कि इसे भी उस युद्ध से बहुत फायदा हुआ। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रसा ने अपनी साम्राज्यवादी नीतियों को आगे बढ़ाया, जो कि उसके पिता ने शुरू किया था। और उसी प्रकार से यहां जो अजातशत्रु हैं, उन्होंने भी उसी प्रकार से जो उसके पिता बिंबिसार की नीतियां थी, साम्राज्यवादी नीतियां थी, वैवाहिक संबंध स्थापित करके या आक्रमण करके, तो उन नीतियों को इसने भी बढ़ाने का कार्य किया। और इसकी जो तुलना है अजातशत्रु की, वो फ्रेडरिक द्वितीय से करते हैं। कौन? तो हेमचंद राय चौधरी जो है वो। अब वो कहता है कि सबसे पहले इसने क्या करवाया कि राजगीर का किलाबंदी करवाया। राजगीर का किलाबंदी क्यों करवाया भाई? क्योंकि जब अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी, तो अवंती का जो शासक था चंद्रप्रद्योत, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, वो इससे बड़ा नाराज हुआ। एक प्रकार से अवंती का शासक चंद्रप्रद्योत जो था वो अजातशत्रु का मौसा था, लेकिन चंद्रप्रद्योत और बिंबिसार में घनिष्ठता था, क्योंकि वो दोनों क्या थे? तो साढ़ू थे। और जैसा कि हमने देखा था कि जब चंद्रप्रद्योत पीलिया रोग से ग्रस्त हो गया था, तो बिंबिसार ने अपना जो राजवैद्य है जीवक, उसको भी उसके इलाज के लिए वहां भेजा था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो चंद्रप्रद्योत हैं और बिंबिसार हैं, उनका घनिष्ठता था। लेकिन बाद में जब ऐसा समाचार मिला कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी है, तो इससे अवंती का जो शासक था वो बड़ा नाराज हुआ। दूसरा कि कौशल के जो शासक थे, जिनकी जो प्रसोनजीत की बहन कौशल देवी थे, अपने पति के गम में बहुत जल्द गुजर बसे। तो इससे जो प्रसोनजीत था वो भी नाराज हो गया, और उसने क्या किया कि जो काशी क्षेत्र जो वो दहेज में दिया था, उसको पुनः अपने कंट्रोल में ले लिया। तो तीसरे तरफ जो चेलना थी, जो कि चेटक की पुत्री थी, और उनके जो 2 पुत्र थे, जिसमें से बेहल इस समय चंपा का अंग का गवर्नर था, वो भी विद्रोह कर देता है। और ऐसा माना जाता है कि जब बिंबिसार शासक था, तो उस समय उसने बेहल को जब चंपा का गवर्नर बनाया था, अंग का गवर्नर बनाया था, तो उनको बहुत बहुमूल्य जो कुछ हाथी था वो, और कुछ जो रत्न था, माला, रत्नों का माला,
वो बहुमूल्य जो रत्नों का माला था वो भी बेहल को दिया था बिंबिसार ने। और अजात शत्रु उन हाथियों और माला को फिर से वापस चाहता था, लेकिन बेहल ने विद्रोह कर दिया और वो बाद में भागकर अपने नाना चेटक के यहां चला गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अजात शत्रु के खिलाफ 3 संघ तैयार हो गए। एक अवंती का शासक चंडप्रद्योत, दूसरा कौशल का प्रसोनजीत और तीसरा इधर वैशाली के जो चेटक है जो कि बज्जी संघ के प्रमुख थे। तो इन तीनों गठबंधनों ने अजात शत्रु को सबक सिखाने का प्रयास किया और शायद इसी भय से, इसी डर से, इसी सुरक्षा के माहौल से अजात शत्रु ने राजगृह जो उसकी राजधानी थी उसका किला बंदी करवाया। खास करके कहता है कि अवंती के जो शासक चंडप्रद्योत थे उनके भय से। उसके बाद इसने पाटली ग्राम, जो आज का पाटलिपुत्रा कहा जाता है, पटना है, जो कि गंगा और सोन के संगम पे है, वहां भी एक दुर्ग का निर्माण करवाया, वहां भी एक किला का निर्माण इसने करवाया। इसके पीछे शायद ये रीजन था कि जो पाटली ग्राम था वो साम्राज्य के सेंटर पॉइंट में पड़ रहा था, इसलिए शायद इन्होंने ऐसा किया। अब यहां हम देखते हैं कौशल से संघर्ष। भाई कौशल से इनका संघर्ष हुआ। प्रसूनजीत ने काशी को पुनः अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन अब ये 1 लाख रुपया वहां से इनकम होता था। इस प्रकार जो इनका जो उत्तर पश्चिमी सीमा था उस पर वो काशी टिका हुआ था। समुद्र जो गंगा नदी है उसके मार्ग पे वो पड़ता था, इसलिए काशी का बहुत महत्व था। इसलिए अजात शत्रु ने कौशल के साथ युद्ध शुरू कर दी। कौशल नरेश को पराजित किया गया, बाद में फिर युद्ध हुआ, लेकिन जब कौशल नरेश को लगा कि ज्यादा दिन युद्ध करना सही नहीं है तो उन्होंने पुनः काशी जो है वो अजात शत्रु को दे दी और अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजात शत्रु से कर दिया कि भाई ये काशी तो दहेज में दिए थे अपनी बहन का, अब बहन तो रही नहीं, तो एक काम करो, फिर वैवाहिक संबंध स्थापित करके इसको दहेज स्वरूप में रखो। तो खैर किसी भी प्रकार से अजात शत्रु ने वजीरा से शादी किया। अजात शत्रु के जो प्रसूनजीत की जो बेटी है उनसे, और काशी पुनः इसे प्राप्त हो गया। इससे इसका जो पश्चिमोत्तर सीमा है वो सुरक्षित हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि काशी के साथ इसका, कौशल के साथ इसका जो विवाद था काशी को लेकर वो खत्म हो गया। अब बज्जी से इसका संघर्ष हुआ। बज्जी संघ में भी खास करके जो वैशाली था, जहां हम बताए चेटक, जिनकी पुत्री चेलना का शादी बिंबिसार से, और उससे 2 पुत्र हल और बेहल अंग का गवर्नर, मोतियों का माला, बहुमूल्य हाथी, अजात शत्रु के द्वारा फिर से मांगा जाना, बेहल के द्वारा विद्रोह करना और अपने नाना चेटक के यहां शरण ले लेना। तो ये जो घटनाक्रम था इसमें अजात शत्रु को इन बज्जियों को जीतने में बड़ा मुश्किल हुआ, क्योंकि भगवान बुद्ध ने इन बज्जियों को सत अपरिहानी धम्म के बारे में बताया। 7 जो धर्म थे उसके बारे में महात्मा बुद्ध ने इन बज्जियों के लिए कहा है कि अगर ये बज्जी लोग इस धर्म का पालन करते हैं, ये 7 बात मानते हैं, तो इनको कभी कोई पराजित नहीं कर सकता है। लेकिन करीब 16 वर्ष तक ये संघर्ष चला और वर्षकार नामक जो मंत्री है उसके सहयोग से बिंबिसार अजात शत्रु इन बज्जियों के बीच फूट डलवा देता है। वर्षाकर को वहां एक गुप्तचर के रूप में भेजा जाता है बज्जी संघ में,
और बज्जी संघ को आपस में लड़वा दिया जाता है, जिससे बज्जी संघ कमजोर हो जाता है और बाद में बिंबिसार जो है बिंबिसार बोल रहे हैं अजात शत्रु बज्जी संघ को अपने कंट्रोल में कर लेता है। तो जो जैन साधन है वो बताते हैं वही हल और बेहल का कहानी, कि इसके कारण अजात शत्रु ने बज्जियों के साथ संघर्ष किया और इस युद्ध में उसने महाशील कंटक और रथ मूसल नामक दो जो नए युद्ध औजार थे उसका प्रदर्शन किया। जैसे हम देखते हैं कि तोपखाना का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो कौन किया भाई, तो बाबर ने। ठीक है, मतलब तोपखाना ऐसा नहीं है कि तोपखाना उस समय नहीं था, तोपखाना था, यूरोपियन जो कंट्री है वहां पे ये कार्य हो रहा था। भारत में तोपखाना जो है वो बाबर लेके आया। और जब नया उस समय जब युद्ध हो रहा है घोड़ा से और वो तलवार से और भाला से, और उस समय कोई तोप लेके आया है तो वो नया होगा ना, और वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भी बड़ा कामगर होगा। इसी प्रकार से यहां अजात शत्रु ने बज्जियों को हराने के लिए रथ मूसल और महाशील कंटक नामक दो नए जो औजार थे उनका प्रयोग किया और बज्जियों को परास्त किया। इसके बाद जो मल्ल गणराज्य है, मल्ल गणराज्य हमने देखा था बड़ा महत्वपूर्ण था। पावा के मल्ल, कुशिनारा के मल्ल, कुशिनारा में ही भगवान बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा था। पावा को जैन धर्म का सारनाथ कहा जाता है। पावा में हमने देखा था कि भाई यही भगवान बुद्ध ने वो शुकर मर्दव खाया था। तो वही वाला गणराज्य जो कि बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के लिए मुख्य केंद्र के रूप में कार्य वो किया। तो उससे भी अजात शत्रु का संघर्ष होता है और मल्ल गणराज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया जाता है। इसके साथ अवंती के साथ भी इसका संघर्ष चला, लेकिन शायद उस समय जो दोनों पक्ष थे वो एक दूसरे पे भारी थे, मतलब उनके बीच टकराव भी हुआ, लेकिन जो युद्ध है वो कोई निर्णायक स्तर तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन अवंती के साथ भी इसका संघर्ष चला। जैसा कि हमने देखा था कि बिंबिसार ने भी अवंती के साथ संघर्ष किया था, लेकिन जब लगा कि यहां से बहुत ज्यादा कोई फायदा होने वाला नहीं है, ये भी हमारे ही जो आदमी है, तो उसके साथ उसने दोस्ती कर लिया था। लेकिन यहां जो है वो संघर्ष चल ही रहा था, संघर्ष में रुकावट नहीं आया। बाद में देखेंगे कब रुकावट आता है। अब ये जो अजात शत्रु है वो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का संरक्षक है। जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो अजात शत्रु को बौद्ध अनुयायी बताते हैं, तो जो जैन ग्रंथ हैं वो अजात शत्रु को जैन धर्म का अनुयायी बताते हैं। और जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि बहुत सारे जो विद्वान हैं उनका मत है कि शुरुआत में ये जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में इसने बौद्ध धर्म को अपना ली। जैन ग्रंथ जो है वो ये बताते हैं कि अजात शत्रु सपरिवार भगवान महावीर से मिलने आया था। इसकी चर्चा जो है वो बौद्ध जैन ग्रंथ करते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि बुद्ध के अवशेषों को लाकर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। अब ये जो बज्जी संघ के साथ संघर्ष था उसका एक कारण ये भी था कि भगवान बुद्ध का जो मतलब ये था अवशेष, उसको लेकर भी संघर्ष था। और ऐसा माना जाता है कि बुद्ध की जो अवशेष थे उसको अजात शत्रु ने छीनकर लाया और राजगीर में एक स्तूप का निर्माण करवाया उनके जो अवशेष हैं उनके ऊपर। तो इससे ये पता चलता है कि शायद बौद्ध धर्म के प्रति इसका बहुत ज्यादा लगाव था कि इसके लिए युद्ध भी करने को तैयार था। लेकिन वही कि ये बाद के वर्षों का
टाइम पीरियड था। अब इसी के काल में प्रथम बौद्ध संगीति के लिए बेकर की घाटी में सभा भवन का निर्माण करवाया गया था। सभा भवन बनवाया गया कि भाई प्रथम बौद्ध संगीति होगा तो उसके लिए लोग एक जगह इकट्ठा होंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, किस प्रकार से होगा, कैसे होगा। तो उसके लिए सभा भवन का निर्माण भी अजातशत्रु ने ही करवाया था बेकर की घाटी में। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ राजगीर में, इसी अजातशत्रु के काल में, और उसमें महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की, जिसमें करीब 300 से 500 जो भिक्षु थे वो शामिल हुए, बौद्ध भिक्षु शामिल हुए। ये जो प्रथम बौद्ध संगीति था वो सप्तपर्णी जो गुफा है, क्षत्रिय गुफा है, पिपल पर्वत या गोधकुट जो है, इन सारी जगहों पे वो आयोजन जो है वो किए गए। अब यहां एक मेरुत लेख है। मेरुत लेख में ये बताया जाता है कि भगवान बुद्ध से भी अजातशत्रु ने पर्सनली जाकर भगवान बुद्ध से भी ये मिला था। अब यहां थोड़ा सा हम जो है वो प्रथम बौद्ध संगीति का कुछ वो देख लेते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। बाद में जब हम बौद्ध धर्म या जैन धर्म को डिटेल्ड रूप में पढ़ेंगे तो वहां मेन देखेंगे। यहाँ पे ध्यान बस ये रखना है कि इस प्रथम बौद्ध संगीति में सूत पिटक का संकलन किया गया, और ये संकलनकर्ता कौन थे? तो आनंद थे। इसमें बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उस पर जोर दिया गया कि भाई भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनको कैसे जीवन में उतारा जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। तो दूसरा विनय पिटक का भी संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में ही किया गया, और इसके संकलनकर्ता उपाली थे। इसमें संघ या मठ में शामिल होने के जो नियम और कानून थे, ठीक है ना, वो बनाए गए कि भाई संघ या मठ में जो भिक्षु शामिल होगा उसका क्या नियम और कानून होगा, जिसके बारे में हमने आपको पिछले क्लास में भी पढ़ाया था कि बिंबिसार के विचारों का कुछ प्रभाव जो है वो भगवान बुद्ध के ऊपर भी था, और उसका ये असर था कि संघ में शामिल होने के लिए ये नियम बनाया गया था कि राज दरबार से निष्कासित या जो राज कैद खाना है उसको तोड़कर भागा हुआ कोई व्यक्ति को बौद्ध भिक्षु नहीं बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बिंबिसार का भी प्रभाव था किसके ऊपर? तो भगवान बुद्ध के ऊपर। बाद में अजातशत्रु का भी प्रभाव इन बौद्ध धर्म के ऊपर था। अब ये दो है। अब फिर तीसरा होता है एक जो पीटक है, उसमें एक अभिधम पीटक है जो कि मेघलीपुत्र ने इसको संकलन किया था, और ये दार्शनिक मामलों से संबंधित है, दर्शन से संबंधित ये है। ये तीसरी बौद्ध संगीति में हुआ था 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में। उस समय अशोक जो थे वो शासक थे, मेघलीपुत्र जो थे इसके अध्यक्ष थे, और 1000 भिक्षु जो थे उन्होंने इसमें भाग लिया था। अब हम यहाँ पे बौद्ध जो ये संगीति है उसके बारे में इसलिए थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं कि ये जो आरंभिक राजवंश है, मतलब हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के काल में पहला बौद्ध संगीति, दूसरा आप देखेंगे शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के काल में दूसरी बौद्ध संगीति, और अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगीति, कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीति। तो इससे ये पता चलता है कि ये सारे जो शासक थे उन्हीं के ऊपर बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव था, या बौद्ध धर्म को बहुत दिल से मानते थे, या बौद्ध धर्म के प्रति उनका झुकाव था, लगाव था, या बौद्ध धर्म में वो मानव कल्याण को देखते थे। खैर, अब हम चलते हैं कि उदी 460 से 444 ईसा पूर्व, ये भी लगभग मैं आपको रखिए। कहता है कि इसने
अपने पिता अजातशत्रु के द्वारा निर्माण किए गए पाटलिपुत्रा, जहां उसने एक दुर्ग का भी निर्माण करवाया था, तो उसी शहर को इसने अपना राजधानी बना दिया, राजधानी का परिवर्तन कर दिया। राजधानी राजगृह से अब पाटलिपुत्रा हो गया उदयन के काल में। और ऐसा इसलिए था क्योंकि ये पाटलिपुत्रा जो था वो नदियों के किनारे था और साम्राज्य का सेंटर पॉइंट पड़ता था। इसलिए अपने शासन को सही तरीके से चलाने के लिए, सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए उदयन ने अपनी राजधानी को परिवर्तित करके पाटलिपुत्रा कर दी। पुराणों में बताया गया है कि अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र दर्शक राजा बनता है। ये सिर्फ पुराण में ही बताए गए हैं, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं आ जाता है कि अजातशत्रु के बाद दर्शक को शासक कहां बताया गया है, तो पुराण। बाकी उस समय के जो समकालीन स्रोत हैं, बौद्ध या जैन जो ग्रंथ हैं, वो ऐसा नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि उदयन जो था वो अजातशत्रु के बाद वो शासक बना, लेकिन इसका अवंती के साथ लगातार संघर्ष चल ही रहा था। जैसा कि हमने अजातशत्रु के काल में भी देखा था कि अवंती से इसका लगातार संघर्ष चल रहा था, चंद्रप्रद्योत से इनका लगातार संघर्ष चल रहा था। और शायद पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाने के पीछे भी ये एक कारण था, क्योंकि राजगृह की तुलना में जो पाटलिपुत्रा था वो अवंती से सुरक्षित रहने का ज्यादा महत्वपूर्ण जगह था। लेकिन कहता है कि अवंती में चंद्रप्रद्योत का जो पुत्र था पालक, उसके साथ ये जो उदयन है उसका लगातार संघर्ष चलता रहा। उदयन ने कई एक बार पालक को पराजित भी किया, लेकिन एक बार पालक ने उदयन को पराजित किया और इसका वध कर दिया। उसके बाद अनिरुद्ध, मुंडक, दर्शक और नाग दासक क्रमशः हर एक वंश के शासक रहे। और ये सारे के सारे जो शासक थे वो उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, कमजोर थे। इसलिए शिशुनाग ने अंतिम जो हर एक वंश के शासक नाग दासक थे उनकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश जो कि 413 से 395 ईसा पूर्व लगभग माना जाता है। और जो महावंश टीका है उसमें इसे वैशाली के लिच्छवी शासक का पुत्र बताया गया है। अब लिच्छवी कितना महत्वपूर्ण है आप समझिए। राजा चेतक की बहन, उनकी सारी बेटियां का संबंध कहां कहां, आप इसको थोड़ा एक बार रिवाइव करिए, वीडियो में जाके सारा कुछ बताया गया है। उसके बाद महावंश में ये जो शिशुनाग है उसे भी वैशाली के लिच्छवी शासक का पुत्र बताया गया है। आगे चल के जब आप देखेंगे चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, तो समुद्रगुप्त भी लिच्छवी राजकुमारी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र था। मतलब चंद्रगुप्त ने भी लिच्छवी के साथ वैवाहिक संबंध किया था, कुमार देवी, और उससे उत्पन्न पुत्र समुद्रगुप्त था। तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लिच्छवी था वो कितना महत्वपूर्ण उस समय का महाजनपद हुआ करता था, राज्य हुआ करता था। कहता है कि इस समय ये वाराणसी का वायसराय था। जिस समय ये जो नाग दशक है उसके खिलाफ विद्रोह हुआ तो ये वाराणसी का वायसराय था। इसने विद्रोह को लीड किया और अंतिम जो नाग दशक शासक है उसकी हत्या करके खुद राजा बन गया। उसने अपनी राजधानी वैशाली
परिवर्तित कर दी। पाटलिपुत्रा से राजधानी कहां बना दिया? तो वैशाली बना दिया। इससे भी पता चलता है कि इसका वैशाली के साथ घनिष्ठ संबंध था। जैसा कि महावंश टीका में बताया गया है कि वैशाली के लिच्छवी शासक का यह पुत्र था। इसने चंड प्रद्योत मतलब प्रद्योत वंश का जो अंतिम शासक है नंदी वर्धन, उसको पराजित किया। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पालक ने उदयन की हत्या कर दी, उसके बाद के जो शासक आए वो कमजोर थे, इसलिए लोगों में गुस्सा था। उनको लग रहा था कि ये जो शासक है वो तो बाकी सब जो है वो मजबूत शासक नहीं, अच्छा कोई शासक नहीं, इसका बदला लेना चाहिए। और बाद में यही जो शिशुनाग है वो प्रद्योत वंश के जो अंतिम शासक है नंदी वर्धन, उसको पराजित करता है। और पराजित करने के बाद अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लेता है। कौशल के साथ भी इनका संघर्ष हुआ, जिसमें जीत शिशुनाग का ही हुआ और वत्स पर भी ये विजय प्राप्त कर लेता है। अब ये वत्स यहां का राजा उदयन, और जिसके बारे में बताए थे कि चंड प्रद्योत का पुत्र पालक ने अंतिम वत्स नरेश, कौन था? अंतिम जो वत्स नरेश थे, अंतिम वत्स का जो शासक था बोधि कुमार शायद नाम था, तो उसको हराकर वत्स को अवंती में मिला लिया। और नाग शिशुनाग ने जब अंतिम प्रद्योत वंश के शासक नंदीवर्धन को पराजित किया, तो इससे अवंती के साथ साथ उसने वत्स को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग के बाद कालाशोक या काकवर्ण भी नाम आता है, तो ये शासक बनता है जो कि 395 से 367 ईसा पूर्व लगभग ये शासक रहता है। इसने क्या किया कि इसने अपनी राजधानी को पुनः वैशाली से पाटलिपुत्रा शिफ्ट किया। और ये जो कालाशोक थे उसके 10 पुत्र थे, और इसने अपना जो नवम पुत्र नंदीवर्धन है उसको उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन सारे जो लोग थे वो मिलकर शासन में सहभागिता निभा रहे थे। इसके काल का जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है द्वितीय बौद्ध संगीति, जिससे ये पता चलता है कि कालाशोक या काकवर्ण भी बौद्ध धर्म का संरक्षक था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई 383 ईसा पूर्व में, और सबकामी जो थे वो उसके अध्यक्ष थे। मतलब इससे ये पता चलता है कि जो कालाशोक है उसने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्रा को स्थानांतरित कर दी, परंतु वैशाली का जो महत्व था वो वही बना रहा। क्योंकि जब द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया तो उसे वैशाली में आयोजित करवाया गया। यहां जो द्वितीय बौद्ध संगीति है उसमें बौद्ध धर्म 2 धड़ा में स्थापित, जिसे हीनयान और महासंघिक जिसे महायान कहा जाता है, तो 2 धड़ा में जो बौद्ध धर्म है वो विभाजित हो गया। यहां भिक्षुओं के अनुशासन से जुड़े जो विवाद थे उसको निपटाया गया, लेकिन वो ज्यादा दिन तक वो कायम नहीं रह पाए। इसके साथ ही बुद्ध की शिक्षाओं का सही व्याख्या भी यहां की गई कि भाई भगवान बुद्ध ने जो शिक्षा दिया है उसका सही व्याख्या क्या होगा।
अब ये जो सही व्याख्या है वो बड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, क्योंकि अगर सही व्याख्या नहीं होगा तो व्याख्या पर ही किसी भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि कोई भी मैटर है तो कोई भी जो मैटर है उसका व्याख्या सबसे इंपॉर्टेंट होता है। टीचर है तो टीचर अच्छा है, खराब है, कम नॉलेज है, ज्यादा नॉलेज है, पता कैसे चलता है? उसकी व्याख्या के ऊपर। बहुत सारे जो पत्रकार हैं वो सेम चीज ही दिखाएंगे, लेकिन उसका व्याख्या कुछ जो है वो उसके डार्क साइड को ज्यादा दिखाएंगे, कुछ जो है उसका सही जो पक्ष है उसको ज्यादा दिखाएंगे, अलग अलग विचारधारा के अनुसार। तो इसलिए ये जरूरी था कि भाई भगवान बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी है उसका व्याख्या सही तरीके से किया जाए, क्योंकि कुछ लोग उसका उल्टा पुल्टा व्याख्या कर रहे थे। तो इसकी भी चर्चा जो है इसी द्वितीय बौद्ध संगीति में की गई, परंतु बाद में हम देखते हैं कि ये जो बिखराव है वो आगे चलकर और बड़ा हो जाता है और बौद्ध धर्म दो अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो जाता है, हीनयान और महायान में, जिसके बारे में हम बौद्ध धर्म जब पढ़ेंगे तो और ज्यादा विस्तृत और डिटेल रूप से उसकी चर्चा करेंगे। अभी आपने ये जो टॉपिक देखा, ऐसा आशा है कि आपको ये सब समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा जो आपके हिस्ट्री मित्र हैं उनके साथ इसको शेयर करिए, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले और आप ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठा पाएं, और वो बच्चे जो कि इतिहास से जुड़े हुए हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा इस चीज का लाभ उठा पाए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।